नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में आधुनिक भारत के इतिहास में। चर्चा है भारत पर आए हुए विदेशी आक्रमणकारियों की कि वो किस तरह से भारत पहुंचे, क्या क्या उन्होंने किया, किस तरह से हमारे ऊपर शासन व्यवस्था की। हालांकि इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि वार आज शनिवार है। चूंकि कल फ्राइडे के दिन मैं क्लास नहीं ले पाया था किन्हीं सरकारी कारणों के चलते, इस कारण से आज के दिन क्लास ले रहा हूं। सामान्यतया हमारी कक्षाएं वीक में 5 दिन होती हैं, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक। कभी कभार मतलब वंस इन ए ब्लू मून सैटरडे को क्लास होती है, उनमें से आज वो ब्लू मून है ना। तो सैटरडे के दिन क्लास को अपना नियमित क्लास ना समझें। ये चूंकि कल नहीं हो पाई थी तो आज हम कंटिन्यूटी के अंदर क्लास को आज कर दे रहे हैं। मेरे तब सभी साथी विनोद, सुबोध, आदित्य, मोहित, साक्षी, सभी साथी जो उस समय उपस्थित हैं, आशीष, सभी साथियों को वेरी गुड मॉर्निंग। बाकी लोग तो इसे बाद में जब भी फुर्सत मिले इसे देखते रहिएगा। आज के सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां आखिर में हमने छोड़ा था वहां से आगे बढ़ते हुए आज के सेशन को लिए चल रहे हैं। चर्चा है भारत में विदेशियों के आक्रमण की, और विदेशियों के आक्रमण में विशेष है यूरोपियों का आक्रमण, यूरोपियंस का। क्योंकि मध्यकाल में हम लोग यूरोपियंस की चर्चा नहीं करते हैं, वर्तमान समय में हम लोग यूरोपियंस के आगमन की चर्चा कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग इस लिस्ट से परिचित होंगे। मैं याद दिला दूं, इसी क्रोनोलॉजी के ऊपर कई परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। भारत में सबसे पहले कौन आया, किस समय आया। जैसे पुर्तगाली लोग सबसे पहले आए, उसके बाद डेनमार्क के लोग, नीदरलैंड जिसे आज आप कहते हैं, वहां के लोग आए। वो सॉरी, हॉलैंड के लोग आए जिसे आप नीदरलैंड कहते हैं। तीसरा, उसके बाद डेनमार्क के लोग आए। उसके बाद फ्रांसीसी आए, फिर ब्रिटिशर्स आए। और ब्रिटिशर्स ने भी 3 फेजेस में हमारे देश में शासन किया। सबसे पहले इनकी कंपनी यहां पर आई थी। इसके बाद कंपनी का पूरी तरह से कंपनी रूल होकर के शासन हुआ, और उसके बाद फिर केंद्र ने हमें अपने यहां पर शासन व्यवस्था में ले लिया था। तो इस प्रकार से यहां पर इस क्रोनोलॉजी में हमारे यहां शासन हुआ है। सबसे पहले डच ईस्ट इंडिया, सबसे पहले पुर्तगाली आए। एक सेकेंड होल्ड करना। हाँ जी। तो जहाँ थे हम लोग वहाँ से हम बात कर रहे हैं। मनोज जी, चिंता बिल्कुल मत करिए। जैसे ही आपके बैच का लास्ट दिन होगा उस दिन ऑटोमेटिक 3 महीने की वैलिडिटी आपकी, क्योंकि जितने दिन में ये कोर्स खत्म होगा उतने महीने की वैलिडिटी बढ़ा दी जाएगी। जबकि कोर्स हम इसको बहुत पहले ही खत्म कर देंगे, आपके रिवीजन का भी समय प्रॉपर तरीके से दिया जाएगा। हालांकि हमने आपको हिस्ट्री ऑलरेडी एक टीचर से पढ़वाई हुई है, लेकिन फिर भी मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। और आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, मुझे आप लोगों से ज़्यादा आपकी चिंता है। इसे बताने के लिए प्रमाणित करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तो फिलहाल के लिए क्या है, तो हम लोग आपसे क्या कह रहे हैं कि इस क्रोनोलॉजी के अंदर पुर्तगाली आए, फिर डेनमार्क, नीदरलैंड के लोग आए, डेनमार्क के आए, फ्रांसीसी आए। ये कई बार क्वेश्चन आंसर पूछ लिया जाता है। मैंने आपको जब लास्ट टाइम पर सेशन किया था तब ये बताया था कि भाई भारत में आने का असल मकसद क्या था। मैंने बताया था किस प्रकार से भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था, और सोने की चिड़िया में आना इन लोगों की अपनी एक बहुत बड़ी डिमांड कह लीजिए कि वो हुआ करती थी। अच्छा, मैंने आपको यह भी समझाया था कि जब ब्रिटिशर्स हमारे यहां पर आ रहे थे या यूरोपियंस यहां पर आ रहे थे, तो उसका असली ओरिजिन ओल्ड सिल्क रूट हुआ करता था। क्योंकि सिल्क रूट का जो माध्यम था, जिसको हम कॉन्स्टेनोपोलिस कहते हैं, इस जगह पर कब्जा कर लिया था ऑटोमन एम्पायर ने, या फिर कहिए कि जिनको दुनिया में आक्रमण करने थे उन्होंने कर लिया था।
तो फिर यूरोपियंस ने अपने लिए दूसरा रास्ता खोजना शुरू किया। अब थोड़ा ध्यान से इस बात को सुनिएगा, फिर हम सेशन को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल के लिए जब हम चर्चा कर रहे हैं आपके सामने आज के सत्र में, तो ये वाला जो क्षेत्र था जिसे आपने कॉन्स्टेनोपोलिस कुस्तुनतुनिया कहा, जो कि वर्तमान में इस्तांबुल के नजदीक है, इस क्षेत्र पर हुए कब्जे से जो परिस्थितियां क्रिएट हुई वो क्या थी? पहला, इस क्षेत्र में इटली में जो सामान जाया करता था वो जाना बंद हो गया। इटली से पहले ही दुश्मनी क्रिएट करने लग गए थे बाकी देश, जिनमें से पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, ये सारे वो देश थे जिन्हें यह लगता था कि ये इतना तरक्की क्यों कर रहा है। और ये बात तो सही है, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन दी अदर साइड। इन लोगों को यह लगता था कि दूसरी तरफ तो माल ही माल है, हमारे पास कुछ नहीं है, तो हम क्या करें, हम भी अब प्रयास करेंगे, अपने लिए रिसोर्सेज तलाशेंगे। आपने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो देखिए, उससे आपको यह अंदाजा होगा भारत आने का असल उद्देश्य इन लोगों का यह था कि इन्हें इस क्षेत्र से, कौन से क्षेत्र से, इंडिया और चाइना और नीचे की तरफ जो आसियान कंट्रीज हैं आज के समय पे, इनसे मसालों का व्यापार करना था, सिल्क का, कॉटन का, यह व्यापार करना था। क्यों? क्योंकि इनके यहां पर मसाले मिलना बहुत मुश्किल टास्क होता है। मसाले पैदा ही एवरग्रीन टाइप के फॉरेस्ट में होते हैं, इनके यहां पर होते नहीं थे। अच्छी बात है साहब। ऐसी स्थिति में इन लोगों ने आने के रास्ते तलाशने शुरू किए। आपको याद हो कि भारत में समुद्र की यात्रा करना वर्जित माना जाता था। आपको यह चीज शायद ही याद हो, अगर कहीं सुनी है तो उसको आज वैलिडेट कर लीजिए। भारत में यह माना जाता था कि अगर आपने समुद्र की यात्रा की है तो आपने पाप कर लिया है। समुद्र की यात्रा अच्छी यात्राओं में शुमार नहीं होती थी, और जब यह अच्छी यात्राओं में शुमार नहीं होती थी तो भारत ने कभी भी समुद्री रूट को अपने लिए रूट माना ही नहीं था। यानी इंडिया के अंदर जितने भी शासनकर्ता आए, उन्होंने समुद्र को तो कभी रास्ता ही नहीं माना कि नहीं 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 नहीं, इधर नहीं जाना है। इसलिए मिडाइवल एज में अगर हमारे ऊपर आक्रमण भी हुए हैं, चाहे मंगोल के हुए हों, तुर्क के हुए हों, अफगान के हुए हों, उनमें से किसी ने भी समुद्र की तरफ नहीं झांका, बोले नहीं नहीं, पानी इस तरफ नहीं जाएंगे, वर्जित है। चाहे जो भी धार्मिक अमान्यताएं रही हों, चाहे जिस भी प्रकार की चीजें रही हों, इस तरफ कोई नहीं जाता था। और जाने वाले लोगों को छोटा हीनियस क्राइम करने वाला आदमी माना जाता था। ठीक है साहब। अब अंग्रेजों ने चूंकि अपनी तरफ रास्ते, और ये तो मौका परस्त लोग हुआ करते थे, यहां पर पुर्तगाल के अंदर हेनरी नाम के एक राजा हुए और स्पेन की रानी हुई। इन्होंने आपसी में मंशा करी कि देखिए, हमको चूंकि रास्ते बंद हो गए हैं, व्यापार हमारे पास पहले भी जैसे तैसे पहुंचा करता था, हमें अब चलना चाहिए इंडिया की तलाश में, यानी हमें इंडिया पहुंचना चाहिए। बोले चलिए मैडम, कैसे करेंगे, तरीका बताइए। तो बोले देखो, कोई आदमी मरने कब जाएगा, जैसे कई बार आपने कई वो देखे होंगे, लोग कंपटीशन रख देते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 500 लड्डू खा जाएगा या 1000 गोलगप्पे खा जाएगा तो इतने रुपए। तो जो पैसे का प्रलोभन दिया जाता है उसमें कौन व्यक्ति आता है निकल करके? एक जो कि भूखा हो, दूसरा जिसे पैसे की जरूरत हो। यही दो प्रकार के लोग आएंगे। यानी कि कभी भी आप चैलेंज रखेंगे तो चैलेंज में आएगा कौन भाग लेने के लिए? जिसको लगता है या तो मैं ये जीत सकता हूं या मुझे इसकी जरूरत है, अब कैसे भी करके मुझे इसकी जरूरत को पूरा करना है। ठीक है साहब। अच्छा, तो इन लोगों ने कहा कि यार अगर हम समुंदर में किसी को उतारते हैं, क्योंकि अब एक चीज तो तय थी कि दुनिया में अगर कहीं जाना है तो लैंड के माध्यम से तो नहीं जा सकते, जाएंगे तो समुद्र के माध्यम से। समुद्र के माध्यम से जाएं कैसे? तो बोले हमको ना, अच्छा एक चीज इसमें और मैं आपको बता दूं, इससे जस्ट पहले का काल जब इटली में बहुत पैसा आ रहा था, तो पैसे वाले लोग थोड़े खुले विचारों के हो जाते हैं। खुले विचारों के होते हैं तो फिर आप ना शास्त्रार्थ करने लगते हैं, बातचीत करने लगते हैं, अपने विचार व्यक्त करने लगते हैं। जैसे डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर ही LGBTQ राइट्स की ज्यादा बातें होती हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी अभिव्यक्ति को लेकर ज्यादा खुलापन महसूस करते हैं कि हम बता सकते हैं कि लड़के हैं तो लड़के से प्यार करने में क्या बुराई है। जैसे अभी वो सैम ऑल्टमैन AI वाले ने एक लड़के से शादी कर ली है, ठीक है ना। तो मतलब खुलापन जो है ना, वो थोड़ा सा वेस्टर्न सोसाइटी में जहां पर पैसा है वहां पर थोड़ा खुलापन तुलनात्मक रूप से ज्यादा होता है। अच्छा, अब इस खुलेपन में यहां पर कई खोज इस तरह की होने लगी थी जिसमें यह बताया गया कि धरती गोल है। धरती गोल है से क्या मतलब है कि आप कहीं से भी चलिए वहीं वापस पहुंच जाएंगे। यूरोपियंस को यह लगता था कि हम दुनिया के एक कोने पर बैठे हैं, धरती अगर गोल है
तो इसका मतलब अगर हम इस तरफ से चलेंगे और इस तरफ पहुंचेंगे तो निश्चित ही हम पहुंचते पहुंचते इंडिया पहुंच जाएंगे, क्योंकि समुंदर सामने है, अटलांटिक सी सामने है, क्रॉस करेंगे और हम इंडिया पहुंच जाएंगे। यही कारण है कि इंडिया की खोज में अमेरिका की खोज हुई थी। कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप, अमेरिका की खोज किसने की थी? नाविक निकले थे इंडिया की खोज करने के लिए। इसलिए जब अमेरिका पहली बार पहुंचे तो वहां जाकर यही कहा, अरे हम तो इंडिया आ गए। और उसमें से बहुत सारे, इसलिए जो लोग वहां मिले उन्हें रेड इंडियंस कहा गया। हालांकि बाद में लोगों ने कहा कि लोकल लोगों को इंडीज कहा जाता है। वास्तविकता इसके पीछे यह थी कि ये लोग खोजने इंडिया को गए थे, कि इंडिया को खोजने हम लोग निकलते हैं। ठीक है, चलिए तो अब यहां से आगे क्या हुआ वो सुनते हैं। एक सेकेंड, क्लास चल तो रही है ना? हाँ, रितीश बिल्कुल बताएंगे भैया, है ना? हाँ जी, कोलंबस ने खोज की थी, राजेश जी बिल्कुल सही। ठीक है, अच्छा तो अब इनको जब ये वहां पहुंचे तो इन्हें पता चला, अरे यहां तो इंडिया जैसा कुछ भी नहीं है। तो फिर जब इंडिया जैसा कुछ भी नहीं है तो अब क्या करें? तो बोले इंडिया को खोजने का तरीका क्या निकालें? तो अब मैंने एक लाइन यहां पर बोली कि कौन व्यक्ति जो है वो चैलेंज लेने के लिए तैयार होगा। चैलेंज कौन व्यक्ति लेगा? जिसको जरूरत होगी, जो नीडी होगा, जो अपने कला में महारत होगा। तो यहां के राजाओं ने एक बहुत अच्छी खोज कर ली थी, और वो था क्या बोलते हैं ना, नेविगेशन सिस्टम। आज जैसे आप लोग जीपीएस यूज करते हैं, जीपीएस के थ्रू आपको दुनिया में आप कहीं भी भेज दिया जाए। जैसे मैं इंडिया में आपसे ये कहूं कि आपको फला जगह जाना है, आप याद करिए एक जमाना था जब किसी शहर की यात्रा पर आप जाते थे तो डर इस बात का होता था वहां खोजेंगे कैसे। सामने वाला आधा समय तो ये जानकारी देने में यूज करता था, आप वहां आ जाना, वहां पर एक चौराहा मिलेगा, वहां पान की दुकान है, पान की दुकान से 3 गली आगे चलना, वहां पर फलाने की दुकान है, दुकान, और थोड़ा भी लेफ्ट राइट हो गए तो आप जाना भूल जाते थे। आज क्या होता है, आप खट से लोकेशन शेयर करते हैं, पहुंच जाते हैं। यानी दुनिया में यात्रा के लिए नेविगेशन एक बहुत बड़ा टूल था। यहां पर पुर्तगालियों ने एक खोज कर ली थी, और वो खोज क्या थी? नेविगेशन की खोज कर ली थी कि नेविगेट कैसे करते हैं। अर्थात इनको यह पता चल गया था कि इस, जैसे आज भी अगर आप कंपास देखें, आप अपने मोबाइल को चेक करिएगा, सबके मोबाइल में एक फीचर होता है जिसे कंपास का फीचर कहते हैं। बहुत सारे बच्चे जानते हैं और बहुत सारे बच्चे नहीं जानते, हर फोन में होता है इस प्रकार का। देखिए अभी तो जैसे मेरे फोन में पूछ रहा है अलाउ वंस करके, मान लीजिए मैंने इसको डोंट अलाउ किया। इस प्रकार का एक कंपास होता है जिसको आप देख सकते हैं, ये देख रहे हो 270, 268 वेस्ट, 287, 200, 300, 330, ऐसे करके आप कंपास को घूमता हुआ नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, इस प्रकार से घूमता हुआ देख रहे हैं। ये जो कंपास होता है ना, इसकी खोज पुर्तगालियों ने सबसे पहले कर ली थी कि कौन सी दिशा है। तो इससे क्या फायदा होता है, मैंने मार्क लगा लिया कि मैं यहां हूं। समुंदर में आप थोड़ी भी गहराई पर जब चले जाते हैं, थोड़ी भी दूर तक चले जाते हैं, तो आपको तट दिखना बंद हो जाता है, आपको बीचेस नहीं दिखते हैं। समुद्र के बीच में जाकर के आपको यही नहीं पता चलता कि किस तरफ जाना है। अगर गलती से दुनिया में कंपास खत्म हो जाए तो यात्राएं कंप्लीट ही ना हो। अगर दुनिया से कंपास, ये समझिए कि इस दुनिया की सबसे, कहते हैं ना, यात्रा की सबसे बड़ी नीड पहिया है। जैसे पहिया अगर नहीं हुआ होता तो गाड़ियां कहां से आई होती। ऐसे ही अगर समुद्र में चलना है और कंपास नहीं है तो इसका मतलब आप कभी यात्रा कंप्लीट नहीं कर सकते। जैसे हवाई जहाज उड़ता है तो नेविगेशन के थ्रू उड़ता है, कंपास दुनिया का मतलब समझिए कि सबसे बड़ी खोज थी जो इन्होंने पुर्तगालियों ने कर ली थी। अब जब इन्होंने कर ली तो इन्होंने अपने यहां से कुछ नाविक बुलाए कि देखो अब तुमको यह तो पता चली गया कि पुर्तगाल कहां है, यह पता चल गया, अब तुम्हें इंडिया की खोज में जाना है। इंडिया के बारे में तुमको हमने कह दिया कि इंडिया पश्चिम में है, लेकिन इनके पश्चिम में पुर्तगाल को दिखा नहीं कुछ भी, अमेरिका दिख गया। तो बोले अब क्या करें? तो बोले अपन लोग ना दूसरा रास्ता तलाशते हैं। बोले चलो दूसरे रास्ते पे चलते हैं। तो यहां से कई यात्री, छोटे छोटे नाविक जो हैं, वो जहाज लेकर निकलना शुरू हुए। मैं फिर से बता दूं, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड था। स्टेट स्पॉन्सर्ड का मतलब क्या हुआ, यहां के राजा ने पैसे देकर के लोगों को भेजना शुरू किया था कि जाओ और जाकर के दुनिया को घूमो और खोजो कि इंडिया कहां है। निकलना शुरू किए साहब, निकलना शुरू किए। यहां पर यह पूरा अफ्रीका है। बहुत सारे यूरोपियंस, पुर्तगाली, स्पेन वाले निकलना शुरू हुए। दुनिया में और किसी को नहीं पता था, पुर्तगाल वालों ने ही क्रिएटिविटी की थी। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, अगर कुछ नहीं मिलेगा तो आप रास्ता तलाशोगे। रास्ता तलाशोगे तो यहां पहुंचे अफ्रीका वाले साइड में। अफ्रीका वाले साइड में पहुंचे तो यहां पर भयंकर भीषण डेजर्ट है,
बोले ये तो इंडिया तरफ रास्ता नहीं जाता। तो बोले फिर क्या करें? अफ्रीका में पहली चोट खाई, बोले तो गलत हो गया साहब। फिर बोले इसके तट तट पे चलते रहो, किनारे किनारे चलते रहो। रास्ते में फिर एक आइलैंड मिला, इक्वाडोर के जस्ट सामने, ओ सॉरी क्या कहते हैं इसको, अपने अफ्रीका के जस्ट सामने की तरफ आइलैंड मिला। बोले यहां पर जाकर रुकते हैं, देखते हैं क्या सामने जाया जा सकता है। ये यहां पहुंचे, कैप वर्डे आइलैंड। यहां से निकलते निकलते ये तट के किनारे किनारे चलते रहे। इस बीच में इन्होंने कई बार एंट्री करने की कोशिशें की कि चलो कोई नहीं, एक बार अफ्रीका में घुस के तो देखते हैं, क्या पता यहां से लैंड रूट निकले, जैसे कुस्तुनतुनिया हुआ करता था ऐसे एक नया रास्ता निकल के आ जाए। इस रास्ते में जिसने एंट्री की, अफ्रीका का दुर्भाग्य है कि वहां एक्सट्रीम सिचुएशंस हैं। जैसे ऊपर सहारा डेजर्ट है, एक्सट्रीम है, तो बीच में यहां पर जो फॉरेस्ट एरिया है, कांगो के जो वो हैं जंगल हैं, वो एक्सट्रीम बीमारी वाले हैं। आज भी कई बीमारियों के नाम आप अफ्रीका के नाम पर सुनते हैं, अफ्रीकन फीवर, कॉन्गो फीवर, मतलब कई तरह की बीमारियां। जैसे आजकल तो चीन हो रखा है फेमस, पहले बीमारियों का केंद्र ही अफ्रीका हुआ करता था, क्योंकि यहां के जंगलों में बड़ी मॉइस्चर होती थी। इक्वेटर के आसपास है ना ये, तो बारिश भी बहुत है, तेज गर्मी भी बहुत है, तो उमस के कारण बीमारियां पैदा होती हैं। तो यहां बीमारियां बहुत होती थी, यहां जो जाता बच के नहीं आता। बोले भाई अब ये जो जगह है ना, इस पर एंट्री नहीं करनी है अपन को। कहां पर एंट्री नहीं करनी है? अफ्रीका में एंट्री नहीं करनी है। ये बहुत ही अनटचेबल टाइप की जगह है, इसमें जो गया वापस नहीं आया। आपको जानकर आश्चर्य होगा। अच्छा, नीचे पहुंच रहे हैं तो यहां पर काली नामा नामा कालाहारी नाबीब टाइप के डेजर्ट। बोले साहब इस तरफ तो घुसना ही नहीं है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, दुनिया के सभी कॉन्टिनेंट्स पर जब कब्जा हो गया ना, उसके बाद जाके अफ्रीका में घुसे थे ये लोग, क्योंकि शुरुआत में इनको इतने फेलियर मिल गए। बोले ये पेपर पास नहीं होगा, यहां कुछ नहीं है, यहां केवल मरना ही मरना है। सबसे अंत में जिस कॉन्टिनेंट पर राज किया था ना दुनिया ने, वो अफ्रीका था। क्यों? क्योंकि कारण स्पष्ट है, एक्सट्रीम सिचुएशंस यहां हुआ करती थी। फिर भी साहब ये लोग निकलते गए निकलते गए निकलते गए निकलते गए, यहां पहुंच करके बोले अब जाकर, अब देखो इंटरेस्टिंग बात समझो, थोड़ी ज्योग्राफी अगर आप समझते हो तो हम लोगों ने बात करी, यहां इक्वेटर चल रहा है, नीचे ठंडा क्षेत्र आ रहा है, नीचे अंटार्कटिका है। तो इन लोगों को यह लगने लग गया, आप सोचो जिस व्यक्ति ने सबसे पहले यह निर्णय लिया होगा कि इसका अंत भी कहीं होगा, किसी को तो यह पता ही नहीं था कि अफ्रीका का कोई छोर भी है। अरे जिसने यात्रा ही नहीं करी, आप सोचो मैं आपको किसी अनजान रास्ते पर भेज दूं, आपको पता ही नहीं है कि इस रास्ते पे क्या होगा, आप तो जान हथेली पर लेकर निकले हुए हैं ना, आपको तो कुछ एबीसीडी नहीं पता है। लेकिन राजा ने खूब सारा धन दौलत पैसा खाने पीने का सामान कि लौट के मत आना, जा देख क्या रास्ता, देख क्या रास्ता खोजने आदमी निकला हुआ है, स्टेट स्पॉन्सर्ड है। जैसे आज आप विचार कीजिए, नासा ने वॉयजर नाम से अपना एक जहाज भेजा हुआ है, जहाज के सैटेलाइट भेजा हुआ है अंतरिक्ष में कि ये चेक करके आ कि ये कहां तक है। तो वो अंतिम जो सोलर सिस्टम का जो आखिरी ग्रह है उसको भी क्रॉस करके दूसरी आकाश गंगा में एंट्री कर गया है ना। तो वॉयजर को छोड़ा गया। ऐसे ही यहां से पुर्तगालियों ने अपने नाविकों को छोड़ा कि जाओ देख कर आओ धरती का छोर कहां है। यहां पहुंचे तब जाकर उन्हें पता चला कि भाई साहब यहां से आगे धरती घूम रही है और एक नया ओशियन भी है। बोले अच्छा, चूंकि तलाश में किसके आए थे? इंडिया की में। तो यहां से आने के बाद क्या उन्हें कोई उम्मीद बनी? क्या बिल्कुल बनी। इसी कारण से इस किनारे को कहा जाता है केप ऑफ गुड होप, यानी यहां से एक नई उम्मीद जागी कि यहां से आगे कुछ अच्छा होने वाला है। तो ये जो अच्छी खबर इनके दिमाग में आई, बस इसके बाद इन्होंने यात्रा को आगे बढ़ाया। तो भाई साहब ये आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, थोड़ा थोड़ा अफ्रीका के किनारे रुकते रुकते, जैसे स्विमिंग पूल में अगर आपसे कोई तैरने की कह दे तो आप रुकते रुकते चलोगे ना, यहां रुके यहां रुके यहां रुके यहां रुके और फिर एकदम जंप मारे, लो भाई साहब पहुंच गए कालीकट, आ गया कालीकट। भाई साहब ये एकदम इंडिया पहुंचे। अब आप अंदाजा लगाइए, जो व्यक्ति इंडिया आया होगा उसने किस लेवल का स्ट्रगल किया होगा। विचार कीजिए आप, इंडिया तक पहुंचने से, यानी इंडिया पहुंचा तो बोले इंडिया का पानी आ गया है, तो यानी इंडियन ओशन आ गया है। इंडिया पहुंचने की खुशी जिस व्यक्ति में, तो यहां पर वास्को डिगामा ने फाइनली इंडिया खोज लिया था। तो कई बार जब हम ये कहते हैं कि इंडिया को खोजा कब गया, 1498 के आसपास की जब डेट बताते हैं, वास्को डिगामा की तारीफ करते हैं, तो उसने असल में पुर्तगालियों के लिए इंडिया को खोजा था। अच्छा, हम में से जब कई बच्चे जब छोटे रहते हैं तो होता यह है कि हम लोग बड़े विचित्र प्रकार से सोचते हैं, क्या यार इंडिया पहले कहां था,
क्योंकि हमको तो खोजा गया ही 1498 में जाकर के है। तो फिर हम पहले थे भी या नहीं थे? इंडिया पैदा बाद में हुआ है क्या? हमको बचपन में क्या पढ़ाया जाता है? इंडिया की खोज कब हुई? बच्चे रट के चल रहे होते हैं, इस समय पर हुई। अरे इंडिया की खोज पुर्तगालियों के लिए कब हुई या अंग्रेजों के लिए कब हुई, यह बड़ा सवाल है। उम्मीद है आप लोगों को यह बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो क्लियर हो गया। 1487 में जाकर के ये खत्ता आता था, केप ऑफ गुड होप कुछ जगह है। वास्को डिगामा केरल के कालीकट में पहुंचा। इस समय यहां पर शासन जमोरीन का हुआ करता था। अब्दुल माजिद गुजराती की सहायता से वास्को डिगामा भारत आया। केरल में उसने आकर मसाले खरीदे, क्योंकि अल्टीमेटली आया क्यों था वो भाई? उसको पता था कि यहां के रास्ते होकर के उसको सामान ले जाना है। अब आप विचार कीजिए, उनका असली मकसद था मसाले लेना, कपड़े लेना। क्यों? क्योंकि सिल्क रूट के माध्यम से यही होता था। सिल्क रूट पर कब्जा हो गया तो अब बोले दूसरा रास्ता तलाशना पड़ेगा। तो जब वो आया तो अपने लिए कि भाई मैं इंडिया होकर आया हूं, पैमाना क्या है? जैसे हनुमान जी गए थे माता सीता का पता लगाने के लिए, तो फिर हनुमान जी ने माता सीता से गिफ्ट मांगी थी कि मुझे कोई पहचान, कुछ ऐसी चीज दे दो जिससे मैं बता सकूं भगवान श्री राम को कि मैं आपसे मिलकर आया हूं। तो माता सीता ने चूड़ामणि दी। चूड़ामणि उतार कर मेरे प्रभु के चरणों में रख देना कि ये लो, बता देना कि मैं माता सीता से, वो पहचान जाएंगे। तो इसको क्या ले जाना था जाते समय? बोले यार मसाले जो है ना, इन लोगों को इंडिया का मतलब मसाले, क्योंकि और कहीं मसाले मिलेंगे नहीं। तो यहां से वो मसाले लेके गया। सोचो कि उसके दिमाग में जितना भी करप्शन रहा होगा, जितना भी इन्वेस्टमेंट उसने किया होगा, जितना वो ले जा सकता था, उसको जब उसने जाकर बेचा तो 60 गुना ज्यादा कीमत पर बिका। आप सोचो, मैंने कुछ दिन पहले अभी एक किस्सा सुनाया था आपको इक्वाडोर का, कि वहां पर सबसे बड़ा अपराधी जेल से निकल के भाग गया, याद है? तो मैंने आपको वहां पर कोकेन की कहानी सुनाई थी कि कोकेन है यहां पर, और जो कोकेन है उसको अमेरिका में जब बेचा जाता है तो वो कई दामों में बिकता है, बहुत महंगा बिकता है ना? तो मैंने बताया था 15-20 गुना बिकता है। तो इसलिए दुनिया के बहुत सारे लोग उस ट्रेड में उतरे हुए हैं। अब आप इस बारे में विचार कीजिए कि जब वास्को डिगामा 60 गुना दाम वसूल लिया, तो इसका मतलब लोगों में कितनी भयंकर उधम मची होगी कि अब तो चल करके हमको इंडिया पहुंचना है। तो भाई साहब, इसके पहुंचते ही फिर तो लाइन लग गई कि अरे यार इंडिया। मैंने जब इक्वाडोर का उदाहरण दिया था तब बताया था कि कैसे अल्बानिया के लोग आकर बस गए, कैसे दुनिया के लोग इक्वाडोर आके बस गए कि हमें अब मतलब यहां से मसाले लेकर जाने, वो कोकेन लेकर बेचने जाना है। उस समय सोचिए, उस जमाने का कोकेन इंडियन स्पाइसेस हुआ करते थे। ठीक है, तो ये लोग भाई साहब पेट्रो अल्वारेस कब्राल भारत आने वाले दूसरे पुर्तगाली बने, और फिर आकर के प्रथम कारखाना इंडिया में 1503 में स्थापित हुआ। फिर फ्रांसीसी डी अल्मेडा पुर्तगाली गवर्नर था, ये इंडिया आकर पहुंचा। यानी कि इन लोगों ने क्या किया, कुल मिलाकर के बोले इंडिया तक पहुंच बन गई तो अब तो सारा काम हो जाएगा। अब आपके दिमाग में आएगा गवर्नर की क्या कहानी हो गई। फिर इसके बाद 1505 में दूसरा गवर्नर आया, अफोंसो डी अल्बकुर्क भारत में आया। तो यह माना जाता है कि पुर्तगाली साम्राज्य का जो वास्तविक मतलब भारत के अंदर संस्थापक है वो अल्बकुर्क है। कई परीक्षाओं के अंदर ये पूछा भी जाता है, ठीक है ना? और इसने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह के साथ मतलब हाथ मिला करके फिर गोवा जीता था, उससे गोवा जीता था कृष्णदेव राय की सहायता से। अच्छा, अब एक बड़ा प्रश्न बनता है इसके अंदर। क्या प्रश्न बनता है? सर ऐसी भी इनको क्या आवश्यकता थी कि इन्होंने आते ही जगह जीत ली, आते ही क्षेत्र इन्होंने कब्जे कर लिए? ऐसी भी क्या आवश्यकता थी? अब ध्यान से समझना, वर्तमान के उदाहरण से समझते हैं, इक्वाडोर के उदाहरण से। मैंने इक्वाडोर के केस में आपको क्या बताया था? इक्वाडोर फेमस क्यों है? क्योंकि वहां डॉलर चलता है। याद होगा, आपने सेशन देखा होगा, अपने अंकित इंस्पायर इंडिया पे किया था। वहां डॉलर चलता है। कोलंबिया के अंदर और पेरू के अंदर कोकेन पैदा होता है, लोग वहां से कोकेन लेते हैं, इक्वाडोर के रास्ते बेचने जाते हैं। ठीक है साहब, ये बात तो समझ में आ गई। जिस व्यक्ति को यह पता चल जाए कि मेरा व्यापार इस कारण से हो रहा है या ये ही मेरी सारी की सारी ताकत का केंद्र है, वो उसको हड़पना चाहता है। आप उदाहरण के रूप में ऐसे समझिए, वर्तमान कंकरेंट हिस्ट्री से जब चीजों को रिलेट करके पढ़ते हैं तो इतिहास को और आसानी से समझा जाता है। जैसे आज के समय में सारी लड़ाई तेल की है, तेल जिसके पास है वो राजा बना बैठा है। जितने भी हमले अमेरिका ने आज तक गल्फ कंट्रीज पे किए, तेल के लिए किए। दुनिया में जिस देश के ऊपर जिसके पास संसाधन है वहां के लिए हमले हो रहे हैं। अफगानिस्तान के लिए हमले अमेरिका ने किए, चाइना बाजी मार ले गया। क्यों? क्योंकि लिथियम के भंडार थे वहां से, उनको चाइना वाले कह रहे हैं कि हम लेने आ रहे हैं। दुनिया में जहां जहां प्राकृतिक संसाधन है, लड़ाइयां वहीं की हुई हैं। तो अब आप विचार कीजिए कि इंडिया यूरोप के लिए कितना बड़ा सोर्स ऑफ इनकम था कि यहां से तो सामान लेकर निकल गए अगर गुरु, तो हमारा। तो अब देखो,
इंडियंस का दुर्भाग्य इसी दिन से शुरू हो गया था। क्यों शुरू हुआ था? क्योंकि इंडियंस का तो अब माल खुद से बेचकर आना बंद हो गया था। इंडिया सोने की चिड़िया कैसे बना था? इंडिया के लोग जाते थे यूरोप में माल बेचने के लिए और पैसा कमा के लेके आते थे, तो हम तो पैसे वाले थे उस समय तक। लेकिन अब हमारे लोगों ने तो जाना छोड़ दिया, उनके लोगों ने आना शुरू कर दिया, तो व्यापार के नाम पर जो हमारे लोग इन्वॉल्व थे वो जीरो हो गए। अब जब हमारे ही लोग जीरो हो गए तो अब ये ही लोग आएंगे और यही लोग पैसे लेके जाएंगे। कई बार हम लोग क्या सुनते हैं, कई बार हम लोग इस प्रकार से सुनते हैं कि साहब यहां पर आकर इन्होंने कारखाने बनाए। अब बड़ा सवाल ये होता है, सर ये कारखाना क्या होता है? अच्छा सवाल है ना भाई, कारखाना क्या होता है? कारखाने बनाए से क्या मतलब है? तो कारखाने बनाए से मतलब ये होता है कि इन लोगों ने यहां आकर के अपने कुछ गोडाउन्स बना दिए। जैसे आज जिन्हें आप गोदाम कहते हैं, ये असल में गोदाम उन्हीं के दौर में बने हुए गोदाम थे। जो हम आज कारखाना समझते हैं, हमको लगता है भाई कोई फैक्ट्री वैक्ट्री डाल दी थी इन्होंने। कोई फैक्ट्री नहीं डाली। ये क्या करने लगे? समझदारी करने लगे। कैसे? अब मान लीजिए कि वास्को डिगामा आया, तो वास्को डिगामा आया, वो गया मार्केट से माल खरीदा, माल खरीद के फिर लोड किया, फिर वापस लेके गया। अब आप विचार कीजिए, वास्को डिगामा को ऑलरेडी एक जगह पर सामान तैयार मिले। जैसे आज भारत का मुंद्रा पोर्ट है, जेएनपीटी पोर्ट है। यहां क्या होता है? अंग्रेजों की भाषा में ये कारखाने हैं। कारखाने से मतलब यहां पर बड़ी मात्रा में सारा की सारा माल आकर के पहले ही इकट्ठा करके रखा हुआ है सूरत के अंदर। या ये क्या है? बड़े कारखाने हैं। कारखाने का मतलब भारत भर से सामान इकट्ठा करके यहां रख लिया, अब तो बस जहाज में लोड होना है और चला जाना है। यानी व्यापार के लिए अब आपको कारखाना इसलिए बनाना है ताकि एक जगह स्टॉक इकट्ठा कर लिया। अब आप पूछेंगे तो इन्होंने कब्जा करने की क्यों सोची? अरे भाई, स्टॉक इकट्ठा करने के लिए आदमी चाहिए कि नहीं चाहिए आपको? आदमी जो मार्केट से माल लेकर खरीद करके बॉर्डर पर रखेगा, यहां से उठा करके फिर पुर्तगाल लेकर जाएगा जहाज दूसरा। अब एक बात बताओ, इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा हीरो कौन था? हाँ, हर्षित बिल्कुल कर लेंगे बेटा, कल करते हैं, है ना। इस पूरी कहानी में असली हीरो आपको वास्को डिगामा लगेगा। मुझे समुंदर लगता है कि अगर समुद्र ना हुआ होता और मतलब मुझे नेविगेशन सिस्टम लगता है, अगर नेविगेशन सिस्टम ना हुआ होता तो दुनिया में कोई किसी भी प्रकार से शासन ही ना कर पाता, यानी समुद्री मार्ग की खोज ही ना होती। अब ये जो सी रूट्स की खोज हुई ना, इस सी रूट्स ने पुर्तगालियों को दुनिया में पानी का राजा बना दिया। पानी का राजा बना दिया मतलब कि अगर किसी को इंडिया जाना है तो भाई हमसे ही पूछना पड़ेगा कि कैसे जाएं। कैसे ही जाएं, तो इसके लिए पुर्तगालियों ने दो पॉलिसी बनाई। एक का नाम था ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब क्या था? पुर्तगालियों ने कहा कि चूंकि पानी के मास्टर हम हैं और अरब सागर में हमारा पूरा कंट्रोल है। उदाहरण समझना, इंडिया के बारे में भी कई बार कहा जाता है कि इंडिया शुड अप्लाई ब्लू वाटर पॉलिसी। मतलब जो अरब सागर का क्षेत्र है, इंडिया के पश्चिम का जो क्षेत्र है जहां पर से ये लोग आए थे कालीकट होते हुए, इस पूरे पानी पर एक अधिकार कर लिया पुर्तगाल ने कि इसमें अगर कोई भी नाव आएगी तो हमसे परमिशन लेके आएगी। इंटरेस्टिंग बात जानकर आश्चर्य करेंगे, पुर्तगाल ने कहा हमें जमीन चाहिए ही नहीं, हमें केवल समुद्र चाहिए। लेकिन समुद्र में, अब देखिए इंटरेस्टिंग, देखिए सोने पे सुहागा सोचिए, पुर्तगालियों ने क्या मांगा? केवल समुद्र। मांगा नहीं, उनका हो ही गया, खाली पड़ा था, कोई आ ही नहीं रहा था। इंडिया में तो वर्जित था, अधर्म मानते थे वहां जाना। आश्चर्य होगा कि अकबर ने समुद्र घूमने की जब चाहत रखी तो उसे भी पुर्तगालियों से परमिशन लेनी पड़ी थी कि सर मैं वहां जा सकता हूं, जाइए, ठीक है, परमिशन लेनी पड़ी, समुद्र हमारा है। तो समुद्र में जो कंट्रोल किया, जैसे कई बार आजकल के आप मूवीज देखते हैं बॉलीवुड की, उसमें क्या कहा जाता है कि मुंबई मेरी जान, ये समुंदर जिस पर समुंदर ने राज कर लिया, जमीन पर तो फालतू लोग राज करते हैं, समुंदर पर जिसने राज कर लिया। ये डायलॉग चोरी कहां से हुए? पुर्तगालियों के डायलॉग हैं ये। पुर्तगाली केवल और केवल समुंदर पर फोकस करते थे, सी पर फोकस करते थे, ओशन पर फोकस करते थे, ठीक है ना। तो इन्होंने अपने लेवल पर ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई, जिसमें इन्होंने सिंपल सी एक लाइन रखी कि बोले भाई हमको समुद्र में राज करना है और किसी को भी अगर समुद्र से जाना है तो आपको हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी। तो आप सोचो, आज इंडिया जिस प्रकार से कल के सेशन पढ़ा था, भारत ने 4 लड़ाकू जहाज पानी के अंदर भेज दिए हैं, यमन की तरफ भेज दिए हैं। तो वो जो भेजने की कहानी थी ना, वो असल में पुर्तगालियों की होड़ाहोड़ दुनिया ने सीखी है। उम्मीद है आपको पुर्तगाल की बातें समझ में आ गई होंगी। पुर्तगालियों का आगमन और ये दोनों पॉलिसी परीक्षाओं में कई बार पूछी जाती है, भाई ये याद रख लेना। कार्टेज प्रणाली का मतलब ये हुआ पुर्तगाली आक्रमण नहीं करेंगे अगर आपने लाइसेंस लिया हुआ है। तो लाइसेंस जारी करते थे पानी में अगर किसी को जाना है तो।
अब जब इन्होंने खोज कर ली तो इनके पीछे पीछे दुनिया के लोग चले आने थे। इनके पीछे दूसरे लोग चलकर आए, डच लोग। अच्छा, डच, आज अगर आप गूगल करेंगे तो डच कहीं नहीं पता चलेगा डच होते क्या है। असल में डच कहा जाता है हॉलैंड के लोगों को, हॉलैंड भी नहीं मिलेगा अब। हॉलैंड का नाम बदल चुका है, अब नीदरलैंड हो चुका है। दुनिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है हॉलैंड का। डच लोगों को जब ये पता चला कि रास्तों की खोज हो चुकी है तो इन्होंने कहा अब हम भी प्रॉपर तरीके से। अब आपको एक तो बात समझ में आ गई कि पुर्तगालियों ने हमारे यहां पर जब राजा के माध्यम से एक नाविक भेजा तो लोगों को यह समझ में आ गया, विशेष रूप से यूरोपियंस को, कि अगर इतना लंबा रास्ता तय करवाना है तो हमें अपने स्तर पर कुछ लोगों को तैयार करना पड़ेगा, मतलब मोटिवेट करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, उनको पावर देनी पड़ेगी, सब देनी पड़ेंगी। इसलिए कंपनियों का निर्माण शुरू हुआ। तो ऐसे ही एक कंपनी बनी जिसका नाम था डच कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी असल में ये भी। और ईस्ट इंडिया क्यों? क्योंकि इसकी तुलना में हम ईस्ट में पढ़ते हैं ना, यूरोप की तुलना में हम ईस्ट में पढ़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में पहला डच व्यक्ति कार्लेनेस दी हस्तमान बना, जो 1596 में जाकर भारत आया और भारत के लिए उन्होंने कंपनी स्थापित की 1606 में, डच कंपनी। और इन्होंने अपना पहला कारखाना मसूलीपट्टनम के अंदर स्थापित किया। और काम क्या करने आए थे? ये केवल सूती कपड़े लेने आए थे। इसके साथ साथ 1693 में इन्होंने चिंसुरा बंगाल में अपनी स्थापना करी। इस प्रकार से इनका युद्ध वर्चस्व को लेकर के, और देखो यहां पर भी ये चीज पता चल जाएगा, मसालों के लिए लड़ाई हुई और साथ में इनका अंग्रेजों के साथ भी युद्ध चला। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार के लिए इस मैप को समझ लीजिए। देखिए डच कहां पर है? नीदरलैंड। तो ये बैठा हुआ एम्स्टर्डम, ठीक है ना। एम्स्टर्डम सबसे व्यस्ततम पोर्ट हुआ करता था जब डच लोगों को ये पता चल गया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि डच लोगों की जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, वो उस समय की, मतलब आज की जो एप्पल की वैल्यूएशन है ना, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट नंबर 1 2 पे चलते हैं। अभी आज के अंदर पता चल रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट नंबर 1 हो गया है, इससे पहले एप्पल नंबर 1 चला था। आगे पीछे चलते हैं। सोचिए कि डच के केस में ये हुआ करता था कि जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी वो आज के एप्पल से, जो आज एप्पल की वैल्यूएशन है उसकी भी 10 गुना ज्यादा कीमत होती थी उसकी, 10 ईस्ट इंडिया कंपनी की। क्यों? क्योंकि इन्होंने भी बिल्कुल एकदम स्ट्रेट तरीके से ये लोग आए थे। आज आप नीदरलैंड जाइए, लोग घूमने जाते हैं वहां पर, आज आप क्या देखते हैं? ब्रसेल्स, जो आप नाटो का मुख्यालय सुनते हैं, यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय सुनते हैं, कहां पर है? वहीं पर ही तो है। बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग, तीनों एक साथ ही देश हैं। ये तीनों के तीनों वो देश हैं जिन्होंने कभी एक साथ राज किया है। अब तो ये छोटे छोटे अपने अपना बना के रहते हैं, बहुत पैसा कमाया है इन लोगों ने, ठीक है ना। अच्छा, तो ये नीदरलैंड वगैरह सब एकदम छोटे छोटे से देश हैं, एकदम इस कोने के अंदर पड़े हुए देश हैं। तो यहां से जो लोग आए, ये देखो डच वालों ने जहां तहां अपने हेडक्वार्टर्स बनाए। लेकिन जब इनको झगड़ा दिखने लगा इंडिया में, तो इन्होंने थोड़ी समझदारी करी। बोले चाहिए क्या हमें तो व्यापार करना है, शासन करना नहीं है। व्यापार करना है तो हमको मसाले चाहिए। मसाले इंडिया से भी ज्यादा इंडोनेशिया में मिलते हैं, क्योंकि मसाले पैदा होने के लिए इक्वेटर के नजदीक होना जरूरी होता है। इक्वेटर के नजदीक जो माहौल होता है उस पर ही मसाले पैदा होते हैं। तो इन्होंने अपना जो कूच है ना, वो इंडोनेशिया पर कर दिया। तो इंडोनेशिया में लंबे समय तक डच लोगों का नियंत्रण रहा था, ठीक है ना। तो ये चीज है, तो आप इसे देख सकते हैं। ये मैंने जानकारी आपको दे दी। बाकी यहां से आगे की जानकारी अब हम मंडे को आपको देंगे, इसी विषय पर थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। आज मैंने इसलिए सेशन किया क्योंकि कल हो नहीं पाया था, बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि सर सेशन नहीं हुआ। तो ये बताने के लिए कि हमारे सेशन मंडे टू फ्राइडे ही होते हैं। आज कोइंसिडेंशियली आप लोगों का सेशन लिया गया है, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल के लिए इतना ही। वैलिडिटी बिल्कुल बढ़ाएंगे तमन्ना, चिंता मत करिए। आपका एक बार वैलिडिटी कंप्लीट तो होने दीजिए ना, फरवरी अंत तक सबकी वैलिडिटी है ना। चलिए, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं।